पिछले एक साल से दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस बीच डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह सोचना आसमाइक है कि अवास्तविक होगा कि साल के अंत तक महामारी रुक जाएगी। वैश्विक महामारी का कहर इस साल के अंत तक रुक रहेगा और डब्ल्यूएचओ के बयान की तस्दीक कोरोना के सामने आ रहे नए मामले भी कर रहे हैं। कोरोना का ग्राफ फिर से भारत में बढ़ रहा है। 8 राज्यों में हालात फिर बेकाबू हो रहे हैं। मुंबई से लेकर यूपी तक कोरोना फिर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। ऐसे में लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। पंजाब में मंगलवार को एक दिन में 730 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। 6 दिसंबर के बाद पिछले 4 महीने में ये एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। 6 दिसंबर को राज्य में 24 घंटे में 802 केस सामने आए थे। देश में पिछले लगातार 16वें दिन भी कोरोना के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 18 फरवरी से 2 मार्च तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब डेली के एवरेज केस में कमी हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में भले ही कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना की दूसरी लहर जैसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10.02% संक्रमण दर है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 91 लोगों के संक्रमण से मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र के 54, केरल के 19, पंजाब से 10 लोग थे। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 7,863 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,69,330 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कुल मरीजों में से 67.84% महाराष्ट्र और केरल से हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, गोवा, चंडीगढ़, पंजाब और गुजरात में साप्ताहिक संक्रमण दर 2% की नेशनल एवरेज से ज्यादा है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में केंद्रीय टीमें तैनात की हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के तहत 75% हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इससे पहले रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स में से 90% ने पहली वैक्सीन की पहली डोज ली थी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अस्पतालों को कोविड-19 वैक्सीनेशन सेशन की योजना के अनुरूप पूरी अवधि के लिए वैक्सीन का आवंटन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पिछले 5 दिनों से कोरोना के सक्रिय मरीज घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। दूसरे शहरों में कोरोना का ग्राफ घटने के बाद भी बढ़ रहा है। कानपुर, आगरा, नोएडा, वाराणसी, उन्नाव जैसे बड़े शहरों में लोगों के चेहरे पर मास्क ही नहीं नजर आ रहे हैं। कोरोना जहां था वहीं है, लेकिन लोग अब बेपरवाह हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन पर कोरोना को लेकर सुस्त नजर आ रहा है, लेकिन नया स्ट्रेन इतना घातक है कि कहीं लापरवाही भारी ना पड़ जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो इसीलिए हम सूबा बोलेगा में कह रहे हैं कि कहीं लापरवाही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10.2% संक्रमण दर है। देश में पिछले 24 घंटे में जिन 91 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, उसमें महाराष्ट्र के 54 हैं, केरल के 19 हैं, पंजाब से 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 7,863 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,69,330 जा पहुंची है। तो ये आंकड़े हैं महाराष्ट्र के। और बात की जाए तमाम राज्यों की, तो हर जगह ऐसे संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। और दूसरी जगह ये भी देखने को मिल रहा है लापरवाही, क्योंकि यूपी में तो जो बड़े शहर है वहाँ पर लोग मास्क ही लगाए नज़र नहीं आ रहे हैं, ये मान के बैठे कि कोरोना चला गया है। तो ये अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात को सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि लापरवाही पर, जिसे कह सकते हैं, जान पर भारी ना पड़ जाए।
सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करिए। लगातार कोरोना का जो असर है वो बढ़ रहा है और ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम तमाम शहरों का जो डेटा है वो आपके सामने रख रहे हैं। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, कानपुर, आगरा, नोएडा, वाराणसी, उन्नाव के लोगों के चेहरों पे मास्क नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना जहाँ था वहीं है, लेकिन लोग अब बेपरवाह हो चुके हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा 10.2% संक्रमण की दर देखने को मिल रही है। हमारे साथ अनिकेत, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिकेत, कोरोना संक्रमण दूसरे राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र में तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे, वहीं राजधानी लखनऊ में किस तरह की जानकारी इसको लेकर मिल पा रही, बताएं। जी देखिए आरिश, में लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। तो उसको लेकर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की आरिश, तो यकीनन तौर पर यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है वो अब कहीं ना कहीं सतर्कता बरतती साफ तरफ नजर आ रही है। फिर भी अभी आरिश जो संस्थान, जो प्रतिष्ठान जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाहियां करते हुए साफ तरफ नजर आ रहे हैं। हालांकि बात की जाए अगर स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है, लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप लोग, वैक्सीन जरूर आ गई है और लोगों को वैक्सीन लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी हो रही है। लेकिन अभी हाल ही में आरिश से एक मामला सामने आया है। राजधानी लखनऊ में एक रेडिशन नाम का एक होटल है जहां पर बॉलीवुड की एक जो स्टार है महिमा चौधरी, अब कुछ दिन पहले यहाँ लखनऊ आती है। एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा इवेंट किया जाता है, एक बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग होती है और उसके बाद उनके जाने के बाद ये बात सामने निकल कर आती है कि उनके किसी स्टाफ में या फिर महिमा चौधरी में को कोरोना के सिम्टम्स थे, जिसके कारण रेडिशन होटल के 8 से 9 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनमें कोरोना के संक्रमण देखे गए हैं। हालांकि अब उस रेडिशन होटल को सील जरूर कर दिया गया है, लेकिन जरूर अगर प्राथमिक तौर पर देखा जाए आरिश, तो एक बड़ी लापरवाही जरूर सामने निकल कर आई है। होटल की तरफ से एक बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से कि आखिर क्यों, जब पूरा क्रू, पूरा स्टाफ जब महिमा चौधरी का राजधानी लखनऊ में जब आता है तो क्यों उनकी थर्मल स्कैन को नहीं किया गया। अगर किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार के कोई अगर सिम्टम्स थे तो उसकी पहली लक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। तो इस तरीके के सवाल, इस तरीके के जो लापरवाहियां हैं वो लगातार प्रतिष्ठानों की तरफ से, बड़े बड़े जो संस्थान है, जो होटल्स हैं, वो लगातार लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर प्रदेशवासी और राजधानी वासियों की अगर इस बात की जाए तो लोगों में लापरवाहियां जरूर देखने को मिल रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, शायद लोगों के दिमाग से ये डर, ये भय खत्म हो चुका है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की एक प्रकोप से हम लोग निकल कर अभी सामने आए। हालांकि जो वैक्सीनेशन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी आरिश प्रदेश और राजधानी में शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद इसके आरिश अगर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को देखें तो लगातार दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जरूर जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाहियां कर तो रही है। इसके साथ साथ जो होटल्स बने हुए हैं वहां भी इस तरीके की लापरवाहियां सामने आती है। नतीजा ये कि एक बड़ी संख्या में उस रेडिशन होटल में 9 लोग संक्रमित पाए जाते हैं, बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है और मामला आरिश सिर्फ यहां तक नहीं रुकता है। अगर 9 लोग संक्रमित है, एक बड़ा जब आयोजन किया गया, एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा इवेंट जब किया गया, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर गैदरिंग हुई होगी। अब उन स्वास्थ्य विभाग उन लोगों की लिस्ट जुटा रहा है, उन लोगों की जो नाम पते हैं वो अब एड्रेस कर रहा है कि कौन कौन लोग उस आयोजन में शामिल हुए थे, ताकि उन लोगों की भी जांच की जा सके। कहीं ऐसा ना हो उनमें से किसी को भी कोरोना का संक्रमण आ गया हो और वो अन्य लोगों को फैला दे। तो एक छोटी सी लापरवाही आरिश अब कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या प्रदेश के लिए और राजधानी के लिए जरूर बन सकती है। और 2020 में अगर देखा जाए आरिश, तो 2020 में कनिका कपूर एक बॉलीवुड अदाकारा जब राजधानी लखनऊ में आई थी तो तब से ही अनिकेत, मैं रोकना चाहूंगा। राजेंद्र हजारीबाग से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राजेंद्र जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप? सर नमस्कार। सर नमस्कार, बोलिए। सर, ये कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हो, अभी तो स्टार्ट है, इसकी प्रथम चरण है। अभी पूरे दुनिया में 1921 में बहुत भयानक महामारी और तरह तरह का वायरस होगा। ये नेगेटिव माइक्रोबायोटा का परिणाम है। इसलिए लोगों का नकारात्मक सोच है कि और लूटो खसोटो और दूसरे की हत्या करो। इसके वजह से पूरा प्रकृति बहुत क्रोध में है और जब तक पॉजिटिव माइक्रोबायोटा नहीं आता है तब तक नेगेटिव माइक्रोबायोटा शांत होने का नहीं है। लोगों से बदला लेगी ही, ये प्रकृति का उपाय है। ये कोई दवा जीरो काम नहीं करेगा। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी कोरोना को प्राकृतिक क्रोध बता रहे हैं। फिलहाल
लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अनिकेत जल्दी से अपनी बात को पूरा करें, लेकिन इस बीच डॉक्टर MC मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी आपका तारुफ करा दें। पूर्व निदेशक हैं एम्स दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अनिकेत अपनी बात को मुकम्मल करें। जी देखिए, बिल्कुल आरिश, मैं जिस तरीके की लापरवाहियां जो लोगों के सामने निकल कर आ रही है कि लोग जिस तरह से लापरवाहियां कर रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आम जनमानस के लिए कह भी दिया गया कि 250 रुपए का 1 डोज जरूर मिलेगा और 2 डोज लगवाने बेहद जरूरी है हर किसी को। लेकिन सवाल यह है आरिश, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि इस वैश्विक महामारी के दौर से अभी प्रदेश और राजधानी बाहर निकल कर आया है, वैसे में लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है, फिर वो चाहे रेडिसन होटल की बात कर ली जाए या फिर जो आम पब्लिक, आम जनता, आम जनमानस है या उसकी बात की जाए। तो लोग लापरवाहियां जरूर कर रहे हैं और इनका लोगों को साक्षरता से पालन करना चाहिए, ताकि इस वैश्विक महामारी के जो दौर से प्रदेश और राजधानी निकल कर बाहर आया है बामुश्किल, उसको कहीं ना कहीं फिर लोगों को ना झेलना पड़े। तो लोगों को एहतियात जरूर बरतनी होगी आरिश। ठीक है। क्षेत्र से चंद्र प्रकाश इस बीच एक दर्शक है। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना में जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है उसकी अनुपालना जरूर होनी चाहिए। हम लोग क्या है उसकी अवहेलना करते हैं। इस बीमारी को बिल्कुल सस्ते में ले रहे हैं कि ये कुछ नहीं, इंजेक्शन बन गया, इंजेक्शन लग जाएगा और जान छूट जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल जो है करनाल में जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल एक बहुत गजब का स्कूल होता है जहाँ डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। उस स्कूल में 3 बच्चों को कोरोना की तकलीफ थी और उनके संपर्क में आते ही 54 बच्चों को ये तकलीफ हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो सरकार जो आपके हित के लिए गाइडलाइन दे रही है उसकी अनुपालना भी तो परम आवश्यक है। अगर हम अनुपालना नहीं करेंगे, जिस तरह से कहा गया कि मास्क लगाइए, मास्क लगाना जरूरी है और 2 फुट की दूरी भी रखनी है, तो इसकी अनुपालना करेंगे तभी हम अपने शरीर को बचा पाएंगे। अन्यथा सरकार कुछ भी करती रहे, कितने ही हमारे लिए जान छिड़के, मगर हमने वही ढाक के 3 पात वाला अगर जो फार्मूला अडॉप्ट करना है तो उससे हमारे शरीर की रक्षा नहीं हो पाएगी। जो सरकार गाइडलाइन दे रही है उसकी अनुपालना परम आवश्यक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। डॉक्टर MC मिश्रा के पास ही चलते हैं। MC मिश्रा साहब, जिस तरह से दीगर राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब या और जगहों की बात करें, संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि ये दूसरी लहर जैसा नहीं है, इससे डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपका नज़रिया चाहूँगा, क्या ये दूसरी लहर है? जो आपके अनिकेत जो बात कह रहे हैं, काफी कुछ उन्होंने बताया विस्तार से। और अगर हम उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते जिस स्थिति में हम पिछले वर्ष मार्च के बाद पहुंचे थे, जैसे उन्होंने वो जो एक कोई सिंगर थी लखनऊ में उसका भी जिक्र किया जिनको SGPGI में एडमिट किया गया था, हम लगभग उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसा पिछले मार्च में करते थे और इसी वजह से केसेस में बढ़ोतरी देखने में आई है। लोगों ने ये मान लिया था कि कोविड समाप्त हो गया, लेकिन हम सबको पता है कि कोविड के अभी भी 10,000 संक्रमित रोगी रोज मिल रहे थे। जब बढ़ना शुरू हुआ तो अब 16-16 हजार भी मिल रहे हैं। टेस्टिंग हमारी चल रही है, उसके बावजूद लोग संक्रमित हो रहे हैं। और इसमें देखा ये गया है, जैसे ये बता रहे थे रेडिसन होटल में, कि उस क्रू में से जो प्रोग्राम हुआ उसमें से 1-2 लोगों को था, फिर होटल के 9 लोगों को हुआ। अब ये 9 लोग 100 लोग कब बन जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, वो 100 कब 1000 बन जाएंगे वो भी पता नहीं लगेगा। अगर हम जो बचाव के उपाय कर रहे हैं इतने समय से, अगर वो हम नहीं करेंगे, और पार्टीज में खास तौर से ये देखा गया है क्योंकि खाना पीना होता है तो मास्क तो हटना ही हटना है, उसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है, डिस्टेंसिंग होती नहीं है, वहां पे बंद कमरे में होती हैं पार्टीज। तो ये कुल मिला के ऐसा एक मैल्यू बनता है उसका इन्फेक्शन, संक्रमण के फैलने का, जिसको आप रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते। और लोगों को ये समझना अभी भी बहुत आवश्यक है कि पार्टियां नहीं करनी है, पार्टियों में नहीं जाना है, खाना पीना नहीं करना है। जिनको आप नहीं जानते, वैसे भी हम लोग अस्पताल में ये चीज फॉलो करते हैं, तो ये पार्टीज तो बिल्कुल ही अनुचित बात है। और अभी हम सोशल विजिट्स नहीं कर रहे अपने बड़े क्लोज लोगों के यहाँ भी, इसीलिए कि कौन संक्रमण लेके किसको दे देगा,
ये कहना बहुत असंभव है, कोई नहीं बता सकता इस चीज को। तो अगर लोग पिछले वर्ष की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते और बचे रहना चाहते हैं, तो ये बचाव के बड़े साधारण उपाय हैं। इसमें कोई सरकार क्या मांग रही है आपसे? आपकी सुरक्षा मांग रही है आपसे। आप अपनी सुरक्षा अगर खुद भी नहीं कर, स्वयं नहीं कर सकते, तो कौन आपकी करेगा? वो कहते हैं ना, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी स्वयं मदद करते हैं। फिर आप कंप्लेंट करेंगे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, फिर आईसीयू का बेड नहीं, तो आईसीयू का बेड, अस्पताल का बेड असीमित तो है नहीं। अगर बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी जिस तरह से जून से और सितंबर अक्टूबर तक रही, नवंबर तक रही, और हम अगर उसी अवस्था में पहुंच जाएं फिर दोबारा, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। और ये समझना सभी को बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लग रही है, इसका मतलब नहीं कल से रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते बाद बनती है, और वो भी 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो ये नहीं है कि 100 लोगों को बन गई। वो हो सकता है 30 लोगों को ना बने, क्योंकि एफिकेसी जो हम कह रहे हैं हमारी वैक्सीन की, वो कोई कह रहा है 62% है, कोई कह रहा है 70% है। तो 100 में से 70 लोगों को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी, 30 लोगों को फिर भी नहीं बनेगी। तो वो इसलिए ये उपाय तो करते रहना है वैक्सीन लगने के बाद भी। लेकिन हाँ, एक बार जब बन गई रोग प्रतिरोधक क्षमता तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन बचाव के उपाय फिर भी करने हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप कोविड के लिए नहीं, पॉल्यूशन के लिए मास्क लगा लीजिए। अच्छा, जब मास्क मुंह पे होता है तो आपका हाथ भी मुंह पे नहीं जाता है, ये भी एक बड़ा बचाव का उपाय है, क्योंकि आप जगह जगह छूते रहते हैं, जाके हाथ धोते नहीं है बार बार, तो वो हाथ मुंह पे जाता है, उससे भी फैलता है। अगर आपकी दूरी नहीं और मास्क लगा हुआ है तो उसका प्रतिशत जो संक्रमण फैलने का है बहुत कम हो जाता है। तो ये जब उपाय लोग करेंगे तो काम पे भी जा सकते हैं मास्क लगा के। मैं तो 2 मास्क लगा के अस्पताल जाता हूँ, अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में पीछे बैठता हूँ रोज, जबकि मैं उसी ड्राइवर के साथ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि वो किन लोगों से मिल रहा है। तो ये हमें इतनी एहतियात लेनी होगी जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और लोगों का अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे तो लोग ही सफर करेंगे, लोगों को ही दिक्कत आएगी, लोग ही बीमार पड़ेंगे। और जैसे अनिकेत कह रहे थे, अब थर्मल स्क्रीनिंग देखिए बहुत ही अनरिलायबल वे है ये देखने का किसी को कोविड है कि नहीं, क्योंकि अगर उनको बुखार नहीं है तो फिर वो थर्मल स्क्रीनिंग में तो कुछ पता लगेगा नहीं। तो इसलिए इसको लोगों को मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जो चल रहा है वो तो है ही। बंद कमरे में मीटिंग नहीं करनी। अब गर्मी आ रही है, एकदम से गर्मी पड़ रही है, दिन में लोग एसी ऑन कर लेंगे, दिन में मीटिंग करेंगे, पास बैठ जाएंगे, मास्क उतार लेंगे। ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन उनके मास्क आपको लगवाने हैं। अगर आपके मीटिंग है तो आप ये मास्क लगा के बात करिए। तो ये सब उपाय हमें करते रहने पड़ेंगे और तभी हम बचे रहेंगे। कई अहम बात डॉक्टर MC मिश्रा साहब ने कही जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात MC मिश्रा साहब और के न्यूज़ चैनल लगातार लोगों से कहता भी चला आ रहा है कोरोना काल के दौरान कि आपको देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है, उसकी अहमियत को आपको समझना है, मास्क लगाना है, क्योंकि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अनिकेत, इस बीच वैक्सीनेशन की बात की जाए, वो प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है, किस तरह से पहले डोज लग रहे हैं, इसके बारे में बताएं, क्या जानकारी है? अनिकेत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सवाल एक बार दोबारा से दोहरा दें। अनिकेत, वैक्सीनेशन को की बात की जाए तो वो राजधानी लखनऊ में किस तरह से चल रहा है, क्योंकि संक्रमण के भी कुछ मामले आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है वो किस तरह से लगाई जा रही है, उसकी मतलब वो प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ रहा है? जी देखिए आरिश, अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल करीब 800-900 लोगों को वैक्सीनेशन दिया भी जाना है। हालांकि जो वैक्सीनेशन होगा वो महिलाओं से संबंधित होगा कल का जो वैक्सीनेशन है, लेकिन जो निजी अस्पताल है वहां भी अब प्रोवाइड कराई जा रही है। जो वैक्सीन का जो डोज है वो निजी अस्पतालों में भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो साफ तौर पर एक एडवाइजरी जारी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड की वैक्सीन अगर लेना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन अपना कराए। जो पोर्टल बनाया गया कोविन के नाम से पोर्टल बना है, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें 150 रुपए चार्ज देना होगा और 100 रुपए चार्ज देना होगा आपको
अस्पताल में जाकर। ये प्रक्रिया तब अपनानी होगी जब अस्पताल में जाकर वैक्सीन लेते हैं। और वहीं अगर सरकारी अस्पतालों की अगर आरिश बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में ये फिलहाल अभी मुफ्त में लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से बात सामने निकल कर आई है कि तीसरे चरण का जो वैक्सीनेशन है वो अभी स्वास्थ्य कर्मी है उनको लग रहा है, जो बुजुर्ग है जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, या फिर जिन्हें किसी गंभीर बीमारी से जो ग्रसित है, जिन्हें जो हार्ट पेशेंट है या फिर जिन्हें सांस की बीमारी है, तो इस तरीके के जो पेशेंट है, जो बुजुर्ग है, उन लोगों को अभी फिलहाल सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में ये वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करना होगा पोर्टल पर जाकर, लेकिन निजी अस्पतालों में भी अब कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड कर दी गई है ताकि जो कोविड की जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया उसको तेजी से जा सके प्रदेश और राजधानी में, ताकि जो वैश्विक महामारी का जो प्रकोप अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, फिर वो चाहे पंजाब की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, या फिर अन्य राज्यों की जिस तरह से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, तो एहतियात बरतते हुए अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार आरिश अब पूरी तरह सजग है। स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तैयारियां कर चुका है और जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल है वहां पर भी अब ये प्रक्रिया अपनाई जाने लगी, प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है ताकि एक बड़ी संख्या में लोगों को कोविड की वैक्सीन लग जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आरिश लोगों को ये जरूर जाना होगा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर यह एडवाइजरी जारी की और जिन कंपनियों ने शोध किया है वैक्सीन को लेकर वो भी साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि कोविड के दोनों वैक्सीनेशन के डोज लेने के बाद भी आपको जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ली जाए, मास्क लगाने की बात कर ली जाए या फिर हैंड सैनिटाइज करने की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं डोज लेने के बाद भी आपको प्रोटोकॉल्स अभी भी फॉलो करने हैं जब तक पूरी तरह से इस वैश्विक महामारी का दौर खत्म हो जाता है। बड़ी बात अनिकेत ने कही कि आप वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसको आपको फॉलो करना है। और एमसी मिश्रा साहब जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी ये बात कही कि भाई पहला डोज लगने के बाद और दूसरा डोज लगने के कुछ दिन बाद भी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है आपके शरीर की, लेकिन वो भी अब 100% लोगों में नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए 100 लोगों में लगी तो उसमें भी 30% लोग ऐसे होंगे जिनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो वैक्सीनें हमारे यहाँ लगाई जा रही हैं उनमें भी 100% का दावा नहीं किया जा रहा है। तो ये आपको अपने जहन में रखना है। फिलहाल अवधेश चंद्रवंशी हमारे स्टेट हेड भी हमारे साथ हैं भोपाल से। अवधेश, मध्य प्रदेश की बात की जाए, संक्रमण के कहाँ पे किस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं और क्या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में केंद्रीय टीमें भी तैनात की गई हैं। जी बिल्कुल आरिश, देखिए मैं आपको अगर कुल आंकड़ों की बात बता दूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अभी दूसरे स्टेप में कुल नए प्रकरण जो एक सेकंड रुकना चाहूंगा। उमेश जैन इस बीच एक दर्शक है, मैं चाहूंगा कि उनकी भी राय आ जाए। उमेश जैन जी जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना से बचने के लिए हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना से बचने के लिए हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग, हाथ मुंह धोते रहना चाहिए। और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस समय होटल और मैरिज पार्टियां जो है थोड़े समय के लिए और बंद कर दें, इससे कोरोना। ठीक है, आपकी बात है कि उमेश जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश चंद्रवंशी जी अपनी बात को पूरा करें। अवधेश अपनी बात को पूरा करें। कुल नए प्रकरण जो अभी आए हैं वो तो 2 मार्च की अगर हम बात करें तो कुल 331 मामले सामने आए हैं, जिसपे अभी तक कुल मिलाकर के लगभग 2,62,433 जो है कोरोना केस के मामले हो रहे हैं। वहीं अगर हम मृत्यु की बात करें तो कुल 3,865 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि स्वस्थ हुए लोग जो हैं वो करीब हमारे पास है 2,55,595 लोग। और अभी अगर कुल मध्य प्रदेश के हम एक्टिव केस की बात करें तो वो है 2,973 केस, जिसमें सबसे अधिक मामले जो है वो इंदौर में हैं और उसके बाद भोपाल में है। इंदौर के अगर हम प्रकरण की बात करें तो अभी जो है कुल 134 नए प्रकरण आए हैं, जिसके बाद वहां पर हो जा रहा है 59,892 केस। वहीं भोपाल की बात करें तो कुल नए 46 केस आए हैं 2 मार्च को, जिसके बाद हो जा रहा है 44,196 केस। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मध्य प्रदेश में राहत की बात यह है कि 17 फरवरी के बाद से एक भी मौतें, अगर हम केवल इनको छोड़ दें जो कि गुड़गांव में हुई है, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं बीजेपी के, उसके अलावा मध्य प्रदेश में कोई भी मौतें नहीं हुई।
प्रदेश में 7 दिन में एक भी मौतें नहीं हुई हैं। भोपाल में पिछले 17 तारीख से बाद एक भी मौतें नहीं हुई, और प्रदेश में 7 दिन के बाद भी एक मौतें नहीं। लेकिन ये राहत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंकड़े बहुत बड़े हैं। हालांकि यहाँ पर राज्य सरकार ने कुल 81 केंद्र बनाए हैं जो कि टीकाकरण के लिए किए जा रहे हैं, जिनमें से 51 जिला अस्पताल है, 84 सिविल हॉस्पिटल है, 13 मेडिकल कॉलेज है, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और 35 जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिनको वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया है। और वैक्सीनेशन में अगर हम कुल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 71,62,000 लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि 60 से पार है या 45 की उम्र में है, जो कि बीमार हैं, उन लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये माना जाना कि अब आपको कोरोना नहीं हो सकता है, यह बिल्कुल सही नहीं है। हमको कहीं ना कहीं सतर्कता बरतनी ही होगी। 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सारी चीजें, नियमों का पालन ही करना होगा, क्योंकि इस एक ऐसा प्रकरण है कोरोना जिसमें सावधानी ही केवल बचाव है। जी अवधेश, लेकिन वैक्सीनेशन प्रक्रिया की बात की जाए तो वो एमपी में किस रफ्तार से चल रही है? प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो देखिए, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि तीसरे चरण में 60 और 45 के उम्र के लोगों को जो चिन्हित किया गया है, जैसा कि पूरे देश में है, ऐसा ही हालत कुछ मध्य प्रदेश में है। मैंने आपको बताया कि कुल यहाँ पर 186 केंद्र बनाए गए हैं जो कि अपने आप में। अब देश में मैं रोकना चाहूंगा, एमसी मिश्रा साहब शायद जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि उनसे, सर आपने वैक्सीन के डोजेस की बात की, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई पहला डोज और दूसरा डोज के बाद फिर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा विस्तार से बता दें कि पहला डोज जब आपके लग जाता है, दूसरा डोज लग जाता है, उसके बाद भी रोग प्रतिरोधक क्षमता आने में वक्त लगता है। और क्योंकि हमारी जो वैक्सीनें हैं, कोई भी वैक्सीन या दुनिया में जो भी वैक्सीनें बनी हैं वो 100% का दावा कोई भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई जो आप कह रहे हैं बिल्कुल अक्षरशः ठीक है वो बात। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा सबसे कि जो भी वैक्सीन मिल रही है वो लगवाएं। नंबर 1, वैक्सीन दोनों बहुत सुरक्षित है, सेफ है, और जितनी भी उनकी एफिकेसी है वो बराबर है। और ये एफिकेसी अभी का जो पूरा चरित्र है वो न फाइजर का पता है न मॉडर्ना का पता है। ये समयानुसार हमको पता लगेगा आने वाले समय में, क्योंकि दिसंबर से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है अमेरिका, ब्रिटेन में, यूरोप में और जगहों पे, और भारत में जनवरी से शुरू हुआ है। तो कम से कम हमें 6 महीने का फॉलोअप चाहिए कि इसमें वो स्टडीज चल रही है, फेज 3 ट्रायल के डेटा जो भी है वो कलेक्ट होते जाएंगे, और उससे हमें पता लगता जाएगा कि कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन रही है, कितने लोगों में बन रही है, कितनी बन रही है, कितने समय के लिए बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात लोगों के मन में जो एक भ्रांति थी कि कोवैक्सीन के विषय में प्रधानमंत्री ने जब 1 मार्च को सुबह आके वो कोवैक्सीन लगवा ली, तो वो भ्रांतियां अब दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री उसको लगवा रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि जो टीका है, वैक्सीन है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सेफ है, और इम्यूनोजेनेसिटी भी जो विभिन्न मात्राओं में देखी गई है, चाहे वो 70% हो, 80% हो, ये समय के साथ हमें पता लगेगा। फेज 3 ट्रायल का डेटा आता रहेगा, और अभी हमारे यहाँ अप्रैल में कैडिला की वैक्सीन भी जुड़ जाएगी, इसमें स्पुतनिक की वैक्सीन भी जुड़ जाएगी। तो हमारा मंशा जो भारत सरकार की और राज्य सरकारों की जो मंशा है वो ये है कि अधिक से अधिक हमारी जनसंख्या को जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो जाए, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादातर लोगों में बन जाए। अगर 70 से 80% लोगों में वैक्सीनेशन हो जाएगा और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मान लीजिए 80% में भी बन जाती है, तो हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, हम उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे। इसीलिए दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य जो रखा गया है, यही सोच के रखा गया है। और उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि 1 महीने अभी ये चलेगा, 45 से 60 जिनको कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सांस की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, या वो किसी और कैंसर से पीड़ित है, कीमोथेरेपी लग रही है, या
फिर उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोगों को लगवाना है। 60 वर्ष से ऊपर सभी लोग लगवा सकते हैं, जो भी अपने नियरेस्ट निकटतम वैक्सीनेशन केंद्र पे, टीकाकरण केंद्र पे जाके अपना पंजीकरण करा लें। और अगर वो 250 रुपए भी नहीं देना चाहते तो जो सरकारी अस्पताल है, जो सरकारी टीकाकरण केंद्र है, वहां जाके लगवा सकते हैं। कोई इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप 250 रुपए दे के ही लगवाएं। तो ये भी समझना लोगों को जरूरी है। लेकिन लगवा जरूर लें, चाहे सरकारी टीकाकरण केंद्र में, चाहे प्राइवेट टीकाकरण केंद्र में। और वैक्सीन, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, सिस्टर ने जब लगा दिया, नर्स ने, तो उन्होंने कहा पता ही नहीं लगा। मैंने लगवाई, मैंने तो 4 इंजेक्शन लगवाए, एक ट्रायल में लगवाए, 2 उसके बाद 2 दूसरी वैक्सीन के लगवाए, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। और मुझे तो कोई बुखार भी नहीं हुआ, कोई सिर में दर्द नहीं हुआ, कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ उसका। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो चला है। एमसी मिश्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उनको शहजाना सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो 2 वैक्सीन आने वाले कुछ समय में वो भी आ जाएंगी, कैडला, जिसके बारे में साफ तौर पे एमसी मिश्रा साहब बता रहे थे। वो स्वयं भी उन्होंने वैक्सीन लगाई है, प्रधानमंत्री ने भी स्वयं वैक्सीन लगाई। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिशन रोजगार, युवाओं के साथ योगी सरकार। 50 लाख युवाओं को रोजगार देना लक्ष्य। 60 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। 4 सालों में रिकॉर्ड 4 लाख सरकारी नौकरियां। नई स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख युवाओं को रोजगार। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ 5 लाख रोजगार का सृजन। एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए। ओडीओपी में 25 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में यूपी देश में अव्वल। डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। नोएडा डेटा सेंटर में 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। कोरोना के संक्रमण को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर हम बात तमिलनाडु की करें, पंजाब, गुजरात की करें, यहाँ पे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बेहतर बात यह है कि वैक्सीन प्रोग्राम भी चल रहा है सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी। अवधेश, अब आप वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दे रहे थे, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जैसा कि आपने पूछा के हालात हैं और किस तरह के वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, तो वहीं अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो कुल 186 केंद्र बनाए गए हैं। आज के समय में मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं जहां पर कुल 186 केंद्र है, यानी कि औसतन लगभग 3.25 केंद्र जो है हर जिले में है।
तो ऐसे में इन सारे आंकड़ों को पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को जिस रफ्तार में आज लगाई जा रही है वैक्सीन, अगर उसी रफ्तार में लगती रहेगी तो करीब 17 वर्ष लगेंगे पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगाने में। यानी कि हालांकि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगले करीब 6 महीने में हम 5000 केंद्र जो है पूरे मध्य प्रदेश में लगभग खोल लेंगे, जिसके बाद हमारी रफ्तार तेज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी अब रफ्तार तेज करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन लगता है उसके बाद करीब आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, समय लगता है, एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबी चुनौती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर जो है खोलने की जरूरत है, ताकि अब लोगों को राहत मिल सके। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। कुल आंकड़ों की हम बात करें तो इस नए स्ट्रेन के आने के बाद करीब 331 आंकड़े यानी 331 जो है कोरोना के मरीज हमारे सामने आए हैं, जिसके बाद अब जाकर के कुल 2,62,433 मरीज कोरोना के पूरे मध्य प्रदेश में हमारे सामने होते हैं। हालांकि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या भी करीब करीब 98% है, यानी कि 2,55,595 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 2073 केस ऐसे भी हैं जो कि अभी पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव है। और हाल ही में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौहान की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है, तो वह लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी सीख दे जाता है कि हल्के में साधारण में लेने की जरूरत नहीं है, बचाव करना होगा और बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। बिट्टू हजारीबाग से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। बिट्टू, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आप लोगों का न्यूज देख रहा हूं और मैं काफी खुश हूं कि आप लोग इस तरह से बात को सामने लेकर के आ रहे प्रिकॉशन के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जो संवाददाता हैं और भोपाल से जो अवधेश जी हैं, बल्कि लोग ही खुद ही तो मास्क नहीं पहने, कि तो मास्क पहने, तो इनको भी जो भी बाहर में उनको मास्क पहने। नहीं, मास्क जरूरी है बिट्टू जी, लेकिन होता यह है कि बोलने में आवाज़ सही नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से शायद अवधेश मास्क नहीं लगाए हैं। लेकिन अवधेश सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बखूबी पूरी तरह से पालन करते हैं। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू हमसे जुड़ने के लिए। अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे अनिकेत के पास। अनिकेत, अवधेश ने जानकारी दी कि भोपाल में किस तरह के केंद्र बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, क्योंकि सब पर उसकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि हमारे देश की आबादी ही इतनी ज़्यादा है 135 करोड़ की, जिसमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। राजधानी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अब वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको रफ्तार देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और इसको जल्दी से जल्द पूरा भी करना है। देखिए, जैसा कि आरिश आप अगर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एक बड़े स्तर की है। अब ऐसे में लोगों प्रदेश सरकार के लिए जरूर एक बड़ी चुनौती जरूर है आरिश, उत्तर प्रदेश की ओर से कैसे वैक्सीनेशन की डोज उस तक पहुंचाई जा सके। हालांकि जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत है वो जरूर की जा चुकी है। राजधानी की अगर आरिश बात की जाए तो राजधानी में 8 अस्पताल ऐसे हैं जो सरकारी हैं, बाकी 2 अस्पताल ऐसे हैं जो निजी अस्पताल हैं। और इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। लेकिन जैसा कि आरिश देख रहे हैं कि एक बड़ी जनसंख्या जरूर है प्रदेश में, तो सरकार के लिए जरूर चुनौती है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी जरूर एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वैक्सीनेशन की जो डोज है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, हर एक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन दी जा सके। उसको लेकर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और स्वास्थ्य महकमे को भी लेकर लगातार स्वास्थ्य महकमा इस पर प्रयास कर रहा है कि जो कोविड जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां उसकी जो तादाद है, जो संख्या बल है, उसको बढ़ाया जाए ताकि जो प्रक्रिया है उसे और तेजी दी जा सके और गति उसे मिल सके, ताकि जो वैश्विक महामारी का जो दौर जो एक बार फिर से अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है वो वापस से दोबारा से उत्तर प्रदेश को देखने को ना मिले। इसी मार्च माह में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप प्रदेश ने देखा था, वासियों ने उसको झेला भी है। तो अब कहीं ना कहीं मार्च का मौसम है, मार्च का महीना आ चुका और मौसम में कहीं ना कहीं तब्दीली हो रही, मौसम भी बदल रहा है, तो एक चुनौती जरूर बताते
ठीक है नलिन, इस बीच जबलपुर से एक दर्शक हमारे साथ है। नलिन, अपनी बात को रखें। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब आज मध्य प्रदेश में कोविड की संख्या काफी आ रही है। हाँ नलिन बोले जल्दी से अपनी बात। हाँ, तो आज भी स्कूलों में बिना मास्क के बच्चे आ रहे हैं और वहाँ कोई ऐसी सोशल डिस्टेंस की वो नहीं हो रही है। ठीक है नलिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई स्कूल तो खोल दिए गए लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं स्कूल कर रहे हैं, और ये एक आम आवाम में भी देखने को मिल रहा है कि लोग ज़्यादातर मास्क लगाए नहीं नज़र आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या तस्वीर आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, बताएं। जी बिल्कुल आरिश, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा। शायद हमारे एक दर्शक ने भी ये सवाल उठाया था कि मैंने मास्क नहीं पहन रखा है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूं और मैं बिल्कुल अकेला हूं। मास्क की जरूरत हमें तब होती है जब हम किसी के संपर्क में हो, और मैं हमेशा मास्क अपने साथ लेकर के चलता हूं और हमेशा ये संदेश देता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को इवन अगर देखता भी हूं कि वह मेरे करीब आ रहा है और अगर मास्क नहीं लगाया हुआ है तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उसको बताएं कि आप मास्क लगाइए, तभी आप हमारे थोड़ा सा नजदीक आइए। तो हम बिल्कुल एक सतर्क और एक जागरूक पत्रकार हैं जो हमेशा सदैव लोगों को ये संदेश भी देते हैं और इन नियमों का पालन भी करते हैं कि मास्क हमारे लिए कितना जरूरी है। दूसरा सवाल जैसा आपने पूछा कि यहाँ पर जो है स्कूल खोल दिए गए हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर स्कूल खोल दिए गए हैं और बच्चों के साथ सावधानी बरतना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को यह समझा के रख पाना कि कोरोना है और इसके लिए किस तरीके से सतर्कता है, किस तरीके से नियम है, उनका बचाव कर पाना, उनका पालन कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। हालांकि अगर मैं अभी भोपाल की बात करूं तो भोपाल में तो अभी 2 मेले का आयोजन किया जा रहा है और उस मेले में प्रतिदिन करीब 20,000 से अधिक संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। तो यह भी निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और सरकार को यह देखने की जरूरत है, साथ ही साथ लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बीमारी किसी और को नहीं, वो हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए हमें भी अब जागरूक होना होगा और हमें भी यह समझना होगा कि वो क्या नियम है, वो क्या सतर्कता है जिसके बलबूते पर ही हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में भी अब स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल में हालांकि केवल अगर हम देखने को जाए तो मास्क अलाउ किया गया है, लेकिन अब लोग ज्यादातर जो है कान के नीचे पहनने लगे, खास करके बच्चे उन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में उनके जो टीचर हैं या उनके जो अभिभावक हैं उनको यह समझना होगा कि उनको मास्क बराबर प्रोटोकॉल के नियम के तहत जो है पहना करके भेजें और स्कूल में टीचर या अध्यापक उन नियमों का पालन करवाएं कि मास्क उनसे ना हटाया जाए। हालांकि बच्चे इन नियमों से बड़े दूर हो पाते हैं क्योंकि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में ज्यादातर आ ही जाते हैं। तो ऐसे में औसतन कोशिश यही करना चाहिए, जैसा कि अभी चल रही थी, कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ानी चाहिए या कुछ ऐसी कोई एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि बच्चों को अभी भी एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। जी आरिश। अनिकेत, इसी चीज को लेकर राजधानी लखनऊ में आप हैं, क्या देख रहे हैं तस्वीर? प्रोटोकॉल को कितना लोग फॉलो कर रहे हैं? वो जगहें जहां पर गैदरिंग है वहां पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि अब स्कूल भी खुल गए, स्कूल्स कितना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं? जी देखिए आरिश, यकीनन तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और राजधानी की, तो लोगों में कहीं ना कहीं जरूर डर और ये भय खत्म हो चुका है आरिश, क्योंकि अब लोगों को ये जहन में आ चुका है कि वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन का डोज देने के बाद अब उन्हें अब किसी प्रकार की चपेट में कोरोना के नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक भ्रम जरूर बैठा हुआ है। और जैसा कि बात की जाए कि स्कूलों की, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो स्कूल है छोटे बच्चों के, अब वो जरूर खोल दिए गए हैं। हालांकि बात की जाए अगर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की आरिश, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही कल यहाँ राजधानी लखनऊ में जो प्राथमिक विद्यालय वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे और इस बात की तस्दीक करने पहुंचे हुए थे कि जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स, जो गाइडलाइन जो बनाई गई है, उसका क्या स्कूलों में पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे यकीनन तौर पर इस बात को वो नहीं समझ पाते हैं कि वैश्विक महामारी है तो उन्हें मास्क लगा कर रखना है, लेकिन एक जिम्मेदारी उन टीचर्स की, उन शिक्षकों की जरूर है, उन अभिभावकों की एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर है कि वो अपने बच्चों को समय समय पर ये बात बताएं कि वो मास्क अपने चेहरे से ना हटाए अगर वो किसी के आसपास अगर है। और एक बड़ी जिम्मेदारी उन शिक्षकों की भी है जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य को तय कर रहे हैं।
तो उनको भविष्य तय करने के साथ ये भी तय करना होगा कि जितने भी बच्चे जो छात्र जो विद्यालय पहुंच रहे हैं तो वो इस वैश्विक महामारी से दूर रहें और जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करें। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, अचानक निरीक्षण करने पहुंचते हैं ताकि तस्दीक हो किसी विद्यालय में अगर किसी प्रकार की लापरवाही शिक्षक की तरफ कार्रवाई भी की जा सके। लेकिन अभी भी आरिश, अभिभावक हो या शिक्षक हो, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को जरूर समय समय पर यह बताते रहें कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बेहद आवश्यक है। क्यों जरूरी है मास्क लगाना, ये बच्चों को अलग अलग माध्यम से बताना जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे होते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो इतनी प्रबल नहीं होती है, तो उनको समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं। उनके लेवल के हिसाब से शिक्षकों को और अभिभावकों को बच्चों को समझाना होगा, उन्हें बताना होगा कि अभी भी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अगर वो किसी के आसपास किसी के संपर्क में अगर जाते हैं तो मास्क लगाकर ही उनसे बात करें, एक उचित दूरी बनाकर बात करें, जिस तरह से कोविड के प्रोटोकॉल्स बनाए गए आरिश, उनका बच्चों को से लेकर और बड़ों तक और बुजुर्गों तक उसको पालन करना होगा, तभी इस वैश्विक महामारी से निजात मिल पाएगी। सबका प्रयास जब सामने, तभी इस महामारी से निजात मिल पाएगी। अकेले सरकार या फिर स्वास्थ्य विभाग इस पर कुछ नहीं कर सकता जब तक जन सहभागिता लोगों के सामने मामले से दूर या बचा नहीं जा सकता यार। लेकिन निकेत, कानपुर की बात करें, लखनऊ की या बड़े शहरों की बात करें, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये आप भी देख रहे हैं कि मास्क लगाना ऐसा लग रहा है कि लोग भूल गए हैं और जो जिलाधिकारी जो डीएम है वो भी सुस्त पड़े हुए हैं। क्या इसको लेकर किसी तरह के कोई निर्देश आने वाले वक्त में दिए जा सकते हैं, किसी तरह की कोई गाइडलाइन? मैं मानता हूं कि ये चीज तो पहले से है कि आपको मास्क लगाना है, लेकिन जो सख्ती की हम बात कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में ऐसी कुछ देखने को मिल सकती है? देखिए, यकीनन तौर पर आज जिस शक्ति की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जिस शक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, उस शक्ति का होना बेहद आवश्यक है। और अब जिस तरह से जो बातें सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से जो अलग अलग राज्यों में जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब प्रदेश सरकार जरूर कहीं ना कहीं सजगता बरत रही है। कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार सजगता बरत रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिलाधिकारी को दिशा निर्देश प्रोटोकॉल्स को लोग फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक प्रदेश और राजधानी जो गुजरा है उससे फिर से कहीं ना कहीं लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो जरूरी ये है कि लोग एहतियात बरतें, लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। हालांकि प्रशासन की एक बड़ी भूमिका, एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर आज सामने आनी चाहिए। और जिस तरह से प्रोटोकॉल्स जो बनाए गए हैं, जिस तरह से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन की भूमिका है वो बड़ी अहम है। तो लोगों को साथ साथ प्रशासन को एक सतर्कता और एक जो कह सकते हैं कि लोगों पर जो कार्रवाई का दौर तो कोरोना के समय में जो देखने को मिला था, तो वो शक्ति अब एक बार फिर से करने की बेहद आवश्यकता है प्रदेश और राजधानी में, क्योंकि लोगों की एक मानसिकता आज जरूर बनती जा रही है। क्योंकि लोगों को ये बात लग रहा है कि अगर वैक्सीन आ चुकी है तो डोज लेने के बाद शायद उनको कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की चपेट में वो नहीं आएंगे। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग हो या फिर प्रदेश सरकार हो, ये बात जरूर कह रही है कि प्रोटोकॉल फॉलो करना है। लेकिन अभी भी आरिश देखा जा रहा है, फिर वो चाहे राजधानी की बात करें या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की बात करें, तस्वीरें सामने निकल कर आती है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर भीड़ भाड़ हो रही है, लोग बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की एक बड़ी, एक अहम जिम्मेदारी, एक मुख्य भूमिका जरूर है। प्रशासन को जरूर कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की बेहद आवश्यकता है ताकि इस वैश्विक महामारी से लोगों को दूर रखा जा सके। आज ठीक है, सेतु लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। सेतु जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? नीतू सिंह बात कर रही हूँ। जी नीतू जी बोलिए। अमित सर पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ रही है तो फिर ये चुनाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर कहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने बड़े बड़े लोग हैं बीजेपी के नेता, ये सब रैलियां कर रहे हैं, वहाँ कहीं सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई दे रही है? जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है और सरकार सब अपने हिसाब से काम कर रही है। जहाँ इनको जाना वहाँ कोरोना नहीं फैलता है और अदर स्टेट्स में कोरोना फैलने लगता है। और सब कुछ आपने खोल दिया है, स्कूल से अब तो खुल गए हैं प्रॉपर वे में। तो क्या अरेंजमेंट है इनका सरकार का और क्या कराना चाहते हैं? जनता को बताएं, एक बार क्लियरली कुछ बता दें कि फैल रहा नहीं फैल रहा, इनके हिसाब से ही काम होगा। अब कुछ दिन में कह देंगे फैल रहा, कुछ दिन में कह देंगे नहीं अब कम पड़ गया है। अरे तो कुछ है तो क्लियर गाइडलाइंस तो दें। नीतू सिंह जी ने बहुत अहम बात कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीतू हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। अवधेश, जो हमने कोरोना काल के दौरान प्रशासनिक भूमिका देखी, जिस तरह से सख्ती देखी गई,
और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं बड़ी तादाद में। मध्य प्रदेश की बात की जाए, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये जो प्रशासनिक भूमिका एक थोड़ा सख्त रुख अपनाने की जरूरत है? देखिए, हालांकि मध्य प्रदेश में अभी 3 दिन पहले कैबिनेट की बैठक भी की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी ये संदेश दिया कि अब फिर से पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर 3 ऐसे बॉर्डर हैं, जो कि एक राजस्थान हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया और एक महाराष्ट्र हो गया। तीनों के बॉर्डर मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, जिसमें खास करके राजस्थान और महाराष्ट्र, इसमें सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में सतर्कता बरती जा रही है। महाराष्ट्र की ओर से जो भी आने वाले लोग हैं उनके बकायदा टेम्परेचर चेकिंग, और या तो फिर जो कि फास्ट ट्रैक हमारी मशीन्स होती हैं उसके द्वारा उनकी कोविड जांच, ये 2 तरीके की अगर आप जांच करवाते हैं तभी आपको यहां पर मध्य प्रदेश की सीमा में आने दिया जाएगा। इस तरीके की बात भी रखी गई है। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर हम अंदर की बात करें, आप सीमाओं पे रोक सकते हैं, सीमाओं से अंदर आने को लोग रोक सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर के जो आंकड़े हैं उनको कहीं ना कहीं आपको सतर्कता से ही आपको नियमों को बरतना होगा। लेकिन जैसा कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र में कई विधायक, कई मंत्री भी हमें ऐसा कहते हुए मिले थे। इवन कई ने तो ये कहा कि हमें कोरोना हो चुका है, अब हमारी एंटीबॉडी हो चुकी है, अब हमें कोरोना नहीं हो सकता, ना हमसे किसी को हो सकता। ये शमशाबाद की विधायक का कहना था। साथ ही साथ कई ऐसे विधायक थे, उषा ठाकुर जो कि हमारी पर्यटन मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं, मैं शंखनाद करती हूं, तो मुझे अब कोरोना नहीं होगा और मुझसे भी किसी को नहीं होता। तो इस तरीके के अंधविश्वास से जहां एक और हमारे मुख्यमंत्री ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इससे हमें बचाव करना है, वैसे में मंत्रिमंडल जो है हमारा और जो हमारे विधायक हैं और विधायक प्रतिनिधि हैं वो ये संदेश देते नजर आ रहे हैं कि कोरोना को वो बड़े हल्के में ले रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर हमारे प्रदेश में भी आम लोगों में देखने को मिल रही है। अब लोग इसको बिल्कुल साधारण तौर पर लेने लगे हैं। किसी तरीके से मास्क का उपयोग करते हुए बहुत कम लोग दिखते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए बहुत कम लोग दिखते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सख्ती कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़े अभी बढ़ रहे हैं, इस तरीके के आंकड़े अगर बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं फिर से अब रात्रि में लॉकडाउन लगाने की बात उठ रही है। जिस तरीके से पहले बीच में लॉकडाउन लगाया गया था कि रात्रि 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक, तो कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन जैसे हालात भी हमें रात्रि में या सैटरडे और संडे को लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे हालात अगर जिस तरीके से भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस तरीके से आंकड़े बढ़ते हैं तो भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। जी आरिश। तो नाइट कर्फ्यू या नाइट लॉकडाउन को लेकर भी साफ तौर पे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बात चल रही है। लेकिन अवधेश, एक तरफ तो आपने बताया कि मौजूदा वक्त में जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, 17 साल लग सकते हैं मुकम्मल होने में, लेकिन इसमें एक वो भी बहुत बड़ी तादाद के लोग हैं जो वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमें वैक्सीन जो है नहीं लगानी चाहिए, या जो अफवाहें ज़्यादातर जो है कई चीज़ों को लेकर जो समाज में फैल रही हैं, लोगों से आपकी बात हुई होगी वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, वो कितनी रुचि ले रहे हैं, इसके बारे में अवधेश जानकारी? देखिए, जिस तरीके से पहले चरण में जो है सरकारी नुमाइंदों को लगाया गया और उसके बाद अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे आकर के वैक्सीनेशन का जो कि 60 वर्ष से ऊपर जो तीसरे चरण का था उसकी शुरुआत कर दी, उसके बाद राजनाथ सिंह ने भी लगवाया और तमाम मंत्रियों ने जिस तरीके से आगे आकर के इस कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले खुद पे लगवाया और उसके बाद लोगों को लगाने का संदेश दिया, तो अब कहीं ना कहीं ये डर लोगों में बिल्कुल तरीके से हम कह सकते हैं कि काफी हद तक खत्म हो गया है। जो कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दिखा करते थे और इसका एक विपक्ष दिखा करता था कि कोरोना वैक्सीन इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, मंत्रिमंडल क्यों नहीं सामने आ रहा है, मंत्री लोग पहले क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्यों पहले लोगों को दे दिया जा रहा है। तो अब ये एक डर या अफवाह या एक तरीके से कहे रूमर जो था वो अब बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है और अब कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लोग अपनी बारी का इंतजार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब हमारी बारी कब आएगी और कोरोना वैक्सीनेशन के में हम कब शामिल हो पाएंगे और कोरोना का वैक्सीन हमें कब लग पाएगा। लेकिन अब ये जो दौर चला है कि 60 वर्ष से अधिक के लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाने की एक प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो बीमार या जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जो कि गंभीर बीमारी हो उससे पीड़ित हैं, उनको कोरोना की ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो उसमें अब लोग आगे आकर के बिल्कुल
साफ तौर पर सहभागिता ले रहे हैं और कोरोना वैक्सीनेशन पर अब किसी तरह के सवाल जो कि पहले विपक्ष उठाती थी या जो और लोग उठाते थे कि इस पर एक धर्म देखा जाता था, इस पर एक पार्टी देखी जाती थी, इस पर राजनीति की जाती थी, वह कहीं ना कहीं जैसे मुख्यमंत्री आगे आकर के उन्होंने वैक्सीन लगवाया, अब यह सवाल का दौर खत्म होता नजर आ रहा है और लोगों का विश्वास इस पर जग रहा है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि उन तक अब वैक्सीन कब पहुंचेगी। वैक्सीन की संख्या इतनी अधिक की जानी चाहिए, वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या अब बढ़ाए जाने की जो है मांग जोर पकड़ने लगी है। जी आरिश। लेकिन अवधेश, इस बीच प्राइवेट सेंटर भी बनाए गए जैसा कि आपने बताया, और वहाँ पर भी अब जो है वैक्सीन के डोजेस जो है लगेंगे। इसके बारे में ये जो प्राइवेट खासकर अस्पताल हैं इनमें किस तरह से किस रफ्तार में खासकर वैक्सीन पहुँचेगी और इसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? प्रदेश में 186 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 51 जो है जिला अस्पताल हैं और 84 जो है सिविल हॉस्पिटल है। यहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। उसके अलावा जो है 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और 35 जो है प्राइवेट अस्पताल है। तो यहां पर उनसे एक नॉमिनल चार्जेस करीब 250 रुपए जो है लिया जा रहा है। इसमें एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी है, उनसे 250 रुपए का चार्ज भी लिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसमें आपको वैक्सीन लगाने के बाद करीब आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। दूसरी डोज का जो है समय और तारीख तय किया जाता है, करीब 30 दिन का एक समय होता है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। हालांकि अभी जो आंकड़े और वो देखने को मिल रहे हैं, किसी तरीके से प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं देखने को मिल रही है। बस दोनों में अंतर केवल यह माना जा रहा है कि एक जगह पर निःशुल्क होगा और एक जगह पर आपको चार्ज देने होंगे। हालांकि चार्ज देने से भी वो तबका जिसके पास पैसा है वह किसी तरीके का कोई गुरेज नहीं कर रहा है, वह प्राइवेट जो है अस्पताल की ओर बढ़ रहा है और वही कई। ठीक है अवधेश, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश हमसे जुड़ने के लिए। निकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल संक्रमण के मामले एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनें भी हमारी तैयार हैं और डॉक्टर MC मिश्रा ने जैसा कि कहा, आने वाले कुछ ही महीनों में 2 वैक्सीनें और मार्केट में आ जाएंगी और वो भी आप तक आसानी से पहुंचेंगी। तो कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से चले, देश के हर नागरिक तक ये वैक्सीन पहुंचे और ताकि पे खासकर हम संक्रमण पर तो लगाम लगा सके, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ख्याल रखना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल आपको करना है। फिलहाल वो बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।